नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 10 जनवरी के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले राज्यपाल और कुछ राज्य सरकारों के बीच जो एक असमंजस की स्थिति है उसको लेकर के एक एडिटोरियल आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और एडिटोरियल है जहां पर इस प्रश्न को उठाया गया है कि आखिर राज्यों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कुलाधिपति कौन होने चाहिए। इसको लेकर के जो एडिटोरियल है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। मध्यस्थता विधेयक 2021 को आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की जो रिपोर्ट है उसको आधार बना करके एक एडिटोरियल आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है सम राजभवन आर ऑन द वार पाथ, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 शासन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, इन राज्यों में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में संबंध सही नहीं चल रहे हैं और इसी को आधार बना करके ये एडिटोरियल लिखा गया है। यहाँ पर इस प्रश्न को उठाया गया है कि राज्यपाल को यह समझना चाहिए कि वह राज्य सरकार का मित्र है और मार्गदर्शन होने के नाते उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह राज्य सरकार के काम में कोई अड़चन पैदा ना करे। यहाँ पर संविधान सभा का भी जिक्र किया गया है और संविधान सभा के एक सदस्य जिनका नाम पंडित ठाकुरदास भार्गव था, उन्होंने राज्यपाल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। उनके अनुसार राज्यपाल पार्टी से ऊपर के व्यक्ति होंगे और वे मंत्री और सरकार को एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, यानी कि राज्यपाल राज्य सरकार के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र और केरल के राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच जो टकराव की स्थिति है, जो रिपोर्टें मीडिया में आई हैं, उन रिपोर्टों ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी कि राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच जो नाजुक संबंध है उस पर ध्यान केंद्रित किया है। राज्यपालों के द्वारा अपनी ही सरकार पर आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। हाल ही में आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान में भी मंत्री परिषद की कई सलाहों को राज्यपाल के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, जिसके चलते एक बार फिर से यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या राज्यपालों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपको यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमने जिन भी राज्यों की बात की, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो केरल हो या फिर तमिलनाडु, ये सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं और इसीलिए यह विवाद और भी गहराता जा रहा है कि राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण किया जा रहा है। अगर हम राज्यपाल की संस्था की बात करें तो अंग्रेजों के समय से ही राज्यपाल का उपयोग किया जा रहा है और ब्रिटिश राज में राज्यपाल प्रांत का पूर्ण शासक होता था जो सिर्फ राजा के प्रति जवाबदेह था। राज्यपाल पर संविधान सभा में जो बहस हुई थी, अगर हम उसे करीब से देखें तो पता चलता है कि राज्यपाल को दी जाने वाली शक्तियों के ऊपर संविधान सभा के सदस्यों के बीच में भी अलग अलग विचार थे। कई सदस्य ऐसे थे संविधान सभा में जो यह चाहते थे कि राज्यपाल को वैसे ही शक्तियां मिले जैसा कि ब्रिटिश शासनकाल में राज्यपालों को दी गई हैं। हालांकि अंबेडकर जी ने यह स्पष्ट किया कि राज्यपाल केवल राज्य में एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करेगा, जबकि कार्यकारी शक्तियां पूरी तरीके से चुनी हुई सरकार में निहित होनी चाहिए। लेकिन फिर भी उनके द्वारा संविधान में राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी गईं और यहाँ पर इसका कारण यह बताया गया है कि जो उनकी सोच थी कि राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर के काम करेंगी, उसी सोच के कारण राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी गईं जिससे वह यह सुनिश्चित कर सके कि राज्य केंद्र के साथ मिलकर के काम कर सके। और इसीलिए संविधान में राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति के विपरीत संविधान द्वारा कुछ विवेकाधीन शक्तियां दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर यह भी जानकारी दी गई है कि अनुच्छेद 163 वह भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 50 के जैसा ही है और जिसके कारण लोकतांत्रिक भारत में निर्वाचित सरकार की तुलना में राज्यपाल की वास्तविक शक्तियों के बारे में एक अस्पष्टता दिखाई दिया। हालांकि आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णयों ने
इसको स्पष्ट बनाया। आपको ध्यान में रखना है कि शमशेर सिंह के मामले में, जो कि 1974 में हुआ था, वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ किया कि राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में मंत्री परिषद की सलाह और सहायता पर ही कार्य कर सकता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जितने भी मामले राज्यपाल की शक्तियों को लेकर के आए हैं, चाहे वो शमशेर सिंह का मामला हो या फिर 2016 के नबाम रेबिया का मामला हो, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह साफ किया गया है कि राज्यपाल अपने कार्यों को करने में मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर ही कार्य करेगा। तो कुछ बहुत ही जरूरी जानकारियां हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है राज्यपाल के बारे में। और यहाँ पर जो महाराष्ट्र और केरल का मामला है उसका जिक्र किया गया है। अगर हम महाराष्ट्र के मामले की बात करें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र में राज्यपाल के द्वारा वहां के विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया, जो कि संवैधानिक सरकार के सिद्धांतों के खिलाफ है। आपको ध्यान में रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा में अध्यक्ष का चुनाव होता है और यहाँ पर इस चुनाव में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। अध्यक्ष का चुनाव विशेष रूप से सदन का काम है। हाँ, यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को तय किया जाता है। यहाँ पर जो प्रक्रियाएं सभी विधानसभाओं में अपनाई जाती हैं उसके बारे में भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि सरकार के द्वारा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय की जाती है और इसे विधानसभा के सचिव को बताया जाता है और विधानसभा का सचिव इसे राज्यपाल के कार्यालय में उनके हस्ताक्षर के लिए अग्रेसित कर देता है और यहाँ पर राज्यपाल को इसे मानना जरूरी है, वह इससे इनकार नहीं कर सकता। बस इतना ही रोल राज्यपाल का अध्यक्ष के चुनाव में है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि तारीख को औपचारिक रूप से राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, जो कि वह ऐसा करने के लिए बाध्य है, सदस्यों के इसके बारे में सूचित किया जाता है और फिर उस तारीख पर अध्यक्ष का चुनाव होता है। इस एडिटोरियल में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि राज्यपाल के द्वारा सामान्यतः तारीखों को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन अगर किसी राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को अनुमोदित नहीं किया जाता तो यहाँ पर इस कानून को ही बदल देना चाहिए। यानी कि राज्य सरकार जब तारीखों को तय करती है अध्यक्ष के चुनाव के लिए तो इसे सीधे विधानसभा के सचिव को भेजना चाहिए और वहां से सीधे इसे विधानसभा के सदस्यों के पास भेजना चाहिए ताकि तय समय पर विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो सके। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर राज्यपाल अड़ियल रुख अपनाते हैं तो ये जो प्रक्रिया है कि चुनाव की तारीख राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित की जाएगी, इस प्रक्रिया को ही खत्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पर एक सुझाव दिया गया है एडिटोरियल में जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल का मामला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और केरल में कुन्नूर विश्वविद्यालय के मौजूदा कुलपति के पुनर्नियुक्ति को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि केरल की सरकार के द्वारा कुन्नूर विश्वविद्यालय के जो मौजूदा कुलपति हैं उनकी पुनर्नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सुझाव दिया गया था और राज्यपाल, जो कि विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति और नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं, उन्होंने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए उन्हें फिर से नियुक्त किया। कुछ समय के बाद केरल के राज्यपाल के द्वारा यह बयान दिया गया कि उन्होंने राज्य सरकार के दबाव में नियुक्ति के आदेश पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर हम विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करें तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो मौजूदा कुलपति होते हैं उन्हें पुनः नियुक्त यहाँ पर किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत जो पुनः नियुक्ति होती है उसके लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। इसीलिए राज्यपाल, जो कि उस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, वे सरकार के सुझाव को मान भी सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रक्रिया है उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि विश्वविद्यालयों के कुलपति को नियुक्त करते समय राज्यपाल बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, जैसा कि केरल उच्च न्यायालय के द्वारा गोपाल कृष्णन बनाम चांसलर के मामले में स्पष्ट किया गया है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि चाहे सरकार ने कुछ भी सुझाव दिया हो, कोई भी सिफारिश की हो, यहाँ पर विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल अपनी मर्जी से काम कर सकता है, वह किसी के दबाव में नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा ये कहा गया
कि उन्होंने सरकार के दबाव में नियुक्ति के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पर ये जो दो राज्य हैं उनका जो मामला है वो स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं जो राज्यपाल हैं उनको अपनी शक्तियों के बारे में भ्रम है, उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। और अक्सर ये देखा जाता है कि वैसे राज्य जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां पर ऐसे मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। तो इस एडिटोरियल में इन सभी बातों की चर्चा की गई है और कहा गया है कि जो हमारे संविधान की भावना है जिसमें राज्यपाल को राज्य सरकार के अभिभावक मार्गदर्शक के रूप में बताया गया है, राज्यपाल को अपने उस कर्तव्य को समझना चाहिए और जानबूझ करके चुनी हुई सरकार के साथ एक अपनी अलग से सरकार चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो कि हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। आज ये एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं और ये एडिटोरियल भी कहीं ना कहीं राज्यपालों के द्वारा चुनी हुई सरकारों के साथ अपने संबंधों को लेकर के जो व्यवहार है उससे जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा, केरल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं और कहीं ना कहीं तमिलनाडु में भी इसका असर आपको देखने को मिलता है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा यह घोषणा की गई है कि उनकी सरकार विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति करने के लिए खुद को सशक्त बनाने का विकल्प तलाश रही है। यानी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य में जो विश्वविद्यालय होते हैं उसके कुलपति को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और खुद राज्यपाल इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि तमिलनाडु की राज्य सरकार और वहाँ के गवर्नर R.N. रवि के बीच में संबंध सही नहीं चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार कुछ ऐसे ऑप्शन तलाश रही है जिसका उपयोग करके वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति खुद कर सके। यहाँ पर यह कहा गया है कि तमिलनाडु में विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर के राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे मुद्दे हैं उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको ये ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु की विधानसभा के द्वारा स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकमात्र मार्गदर्शक कारक के रूप में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को रद्द करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था और इस विधेयक को पारित किए हुए 3 महीने से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन वहां के राज्यपाल के द्वारा अभी तक इसको अनुमोदन करने के लिए राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा गया है और इसी के कारण तमिलनाडु राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में रिश्ते असामान्य हो गए हैं। और जिस तरीके से अभी केरल का मामला चल रहा है उसको देखते हुए भी तमिलनाडु सरकार यहाँ पर इस तरह के काम करने की कोशिश कर रही है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि दिसंबर में ही महाराष्ट्र विधायिका के द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्तियों को कम करने के लिए एक विधेयक अपनाया गया था और लगभग उसी समय पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी एक बयान आया था कि वह सभी राज्य विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि चाहे महाराष्ट्र हो चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, सभी के रिश्ते राज्यपालों के साथ सही नहीं दिख रहे हैं। अगर हम तमिलनाडु विधानसभा की बात करें तो अगर तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में स्थापित कर दिया जाता है तो यहाँ पर राज्य में यह दूसरी बार होगा। आपको ध्यान में रखना है कि जनवरी 1994 में जब वहां पर अन्ना द्रमुक की सरकार थी तो वहां की विधानसभा के द्वारा विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया जिससे मुख्यमंत्री वहां के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति बन गए थे। तो एक बार पहले भी इस तरह के काम हो चुके हैं तमिलनाडु में और अगर दोबारा तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस तरह का कानून पास किया जाता है तो यह दूसरी बार होगा जब तमिलनाडु में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में मुख्यमंत्री काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको समझना ये है कि आखिर ये सारे काम क्यों हो रहे हैं, क्यों आखिर जो भी पावर राज्यपाल को दिए गए हैं हमारे संविधान में उनके द्वारा उनका इस्तेमाल राज्य सरकारों के साथ अपने रिश्तों को खराब करने में क्यों किया जा रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि किस तरीके से यह बताया गया है कि चूंकि राष्ट्रपति भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में काम करते हैं, वे IIT में IIM में विजिट करते हैं, लेकिन कभी भी नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति ने ऐसा रुख नहीं अपनाया है, जबकि
राज्यपालों के द्वारा अक्सर इस तरह का अड़ियल रुख अपनाया जाता है, जिससे कि उनके संबंध राज्य सरकारों के साथ खराब होते हैं। यहाँ पर भावी कदमों की भी चर्चा की गई है। यहाँ पर यह कहा गया है कि राज्यपाल, जो कि इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में काम करते हैं, उन्हें तत्काल कुलपति की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। किन लोगों ने कुलपति के लिए आवेदन किया है, उनका पूरा विवरण, कुलपति को चुनने के लिए जो पैनल बनाया गया है उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, किस तरीके से उसका साक्षात्कार हुआ, और पिछले 4-5 वर्ष में जो भी नियुक्तियां राजभवन के द्वारा विश्वविद्यालयों में कुलपति की गई है, उनकी सभी जानकारी राजभवन के वेबसाइट में दी जानी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि राज्यपाल के द्वारा किस तरीके से विश्वविद्यालयों के कुलपति को नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि ऐसा करने से राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में जो टकराव है वह खत्म हो सकता है, और यहाँ पर अगर ये सारे काम राज्यपाल के द्वारा किए जाएं तो पारदर्शिता यहाँ पर सुनिश्चित होगी। और इन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इन दोनों एडिटोरियल को इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ए बिल दैट कुड अल्टर द मीडिएशन लैंडस्केप, और यह एडिटोरियल सामान्य अध्ययन 2 शासन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर चर्चा हो रही है मध्यस्थता विधेयक 2021 की, और यहाँ पर कहा गया है कि ये जो मध्यस्थता विधेयक है वह प्रवर्तन एजेंसियों के कुछ दबाव को कम करने में मदद कर सकता है, और इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा मध्यस्थता विधेयक 2021 को 20 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया। आपको यह ध्यान में रखना है कि मध्यस्थता वैकल्पिक विवाद समाधान यानी कि एडीआर का एक रूप है, जहां पार्टियां एक स्वतंत्र तीसरे व्यक्ति, जिसे हम मध्यस्थ कहते हैं, उसकी सहायता से अपने विवाद को अदालतों के बाहर निपटाने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आखिर यह मध्यस्थता का मतलब क्या होता है। इसको लेकर के बातें भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के द्वारा भी की गई हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जुलाई 2021 में भारत सिंगापुर मध्यस्थता शिखर सम्मेलन में बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा था कि विवाद समाधान के पहले कदम के रूप में मध्यस्थता को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, और इस संबंध में एक कानून भी बनाया जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोर्ट में अभी जितने भी मामले चल रहे हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है, उन मामलों में कमी आएगी, अदालतों पर बोझ कम होगा, पुलिस पर बोझ कम होगा। तो मध्यस्थता को यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी कदम के रूप में बताया गया था। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भारत में मध्यस्थता कुछ विशिष्ट कानूनों जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, कंपनी अधिनियम 2013, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी तक कोई भी स्टैंड अलोन कानून नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से एक कानून नहीं बनाया गया है जो सभी पर लागू होता हो। हालांकि भारत में तमिलनाडु में मध्यस्थता और सुलह केंद्र स्थापित किए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक पहल पर तमिलनाडु के हर जिले में मध्यस्थता केंद्र खोला गया, जिसका उद्घाटन 2005 में किया गया था। और आपको यह ध्यान में रखना है कि भारत में तमिलनाडु में ही इस तरह की व्यवस्था है, और इसका असर वहां पर यह हुआ कि जो भी यहाँ पर मामले हैं जहां पर मध्यस्थता की जा सकती है, उन मामलों में जो केसेस की पेंडेंसी है वह काफी कम हो गई। यानी कि मध्यस्थता के कारण मामले कोर्ट में नहीं जा पाते, बहुत सारे मामले कोर्ट में जाने के पहले ही खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण जो लंबित मामलों की संख्या है कोर्ट में, उसमें काफी कमी देखी गई है तमिलनाडु में। यानी कि यह एक सफल योजना है, और इसी को देखते हुए मध्यस्थता को लेकर के सरकार के द्वारा यह पहल किया गया है। अगर हम मध्यस्थता विधेयक 2021 की बात करें तो इस विधेयक की धारा 7 कहती है कि अदालतें पक्षों के बीच दीवानी कार्रवाई से जुड़े या उससे उत्पन्न होने वाले कंपाउंडेबल अपराधों या वैवाहिक अपराधों से संबंधित किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने में सक्षम होंगी। यानी कि जो अदालतें हैं वह दीवानी मामलों में, वैवाहिक अपराध के मामलों में, संपत्ति के विवाद के मामलों में मध्यस्थता के लिए इन केसेस को
अपने तरफ से भेज सकती हैं। उसी तरीके से विधेयक की धारा 44 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र या इलाके के निवासियों या परिवारों के बीच शांति, सद्भाव और शांति को प्रभावित करने की संभावना वाले किसी भी विवाद को सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से हल करने का प्रावधान है। आप सभी जानते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है बहुत सारे राज्यों में या फिर बहुत सारे शहरों में, वह छोटे छोटे मामलों के कारण जो आगे चल करके बहुत बड़े हो जाते हैं उसके कारण फैलता है। और अगर समाज के लोगों के द्वारा, जिसे हम सामुदायिक मध्यस्थता कह सकते हैं, उसके द्वारा इन छोटे छोटे मामले को अगर सुलझा दिया जाता है तो यहाँ पर शहर की शांति और सद्भाव बचाई जा सकती है। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर किसी भी क्षेत्र में या इलाके में शांति के बिगड़ने का खतरा है, परिवारों के बीच में झगड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर वैसे विवादों को भी सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से हल करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है इस विधेयक को लेकर के। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे विवाद भी हैं जिन्हें मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है, और ये जानकारी बहुत ही जरूरी है जिसको कि मैंने अलग से यहाँ पर ऐड कर दिया है। आपको ध्यान में रखना है कि मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं होने वाले विवादों में वे विवाद शामिल है जहां पर नाबालिग और विकृत दिमाग के व्यक्ति शामिल होंगे, यानी उनसे संबंधित मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा नहीं जा सकता। आपराधिक अपराधों के लिए अगर मुकदमा चल रहा है तो यहाँ पर वैसे मामले भी मध्यस्थता के लिए नहीं जा सकते। अगर कोई मामला तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है तो उन मामलों को भी मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता। अगर मामला कर के संग्रह या कर के चोरी का है तो उन मामलों को भी मध्यस्थता के लिए भेजा नहीं जा सकता। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार इस सूची को संशोधित कर सकती है, यानी कि यहाँ पर वैसे विवाद जो मध्यस्थता के लिए नहीं जा सकते उनकी सूची केंद्र सरकार बनाएगी और केंद्र सरकार इसे समय समय पर संशोधित भी कर सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर हम मध्यस्थता की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि मध्यस्थता की कार्रवाई गोपनीय होनी चाहिए और एक पक्ष पहले 2 मध्यस्थता सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इस विधेयक में जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। इस विधेयक में यह कहा गया है कि मध्यस्थता प्रक्रिया को 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, भले ही पार्टियां किसी समझौते पर पहुंचने में विफल हों। और यहां पर यह भी कहा गया है कि ये जो प्रक्रिया के लिए दिन है उसे पार्टियों के द्वारा 180 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर वो राजी हों तो 180 दिनों के बाद उसे और 180 दिन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में यही कहा गया है कि 180 दिनों के भीतर मध्यस्थता प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अदालत से जुड़ी मध्यस्थता के मामले में, यानी वैसी मध्यस्थता जो किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल द्वारा स्थापित मध्यस्थता केंद्र में आयोजित की जा रही है, वहां पर जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा बनाया जाएगा। यानी कि अगर कोर्ट यहां पर मध्यस्थता कर रहा है या फिर कोर्ट के द्वारा मध्यस्थता को स्थापित किया गया है तो यहाँ पर जो प्रक्रिया है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा बनाई जाएगी और उसी नियमों के अनुसार मध्यस्थता होनी चाहिए। और अगर हम भारतीय मध्यस्थता परिषद की बात करें जिसका जिक्र इस विधेयक में किया गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना करेगी और इस परिषद में एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य जिन्हें मध्यस्थता या एडीआर में अच्छा खासा अनुभव हो, 3 पदेन सदस्य जिसमें कानून और न्याय और वित्त मंत्रालयों के सचिव शामिल हों और एक अंशकालिक सदस्य जो कि उद्योगों के निकाय से होने चाहिए वे शामिल होंगे। तो यहाँ पर सदस्यों को लेकर के भी स्थिति क्लियर किया गया है। अगर हम परिषद के कार्यों की बात करें तो परिषद के कार्य में शामिल होगा मध्यस्थों का पंजीकरण, और जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य इनका होगा वो होगा मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं और मध्यस्थता संस्थानों को मान्यता देना, मध्यस्थों का परीक्षण, शिक्षा और प्रमाण पत्र प्रदान करना। यानी कि जो लोग मध्यस्थता करना चाहते हैं उनका प्रशिक्षण, शिक्षा
और उनको प्रमाण पत्र देने का काम भारतीय मध्यस्थता परिषद के द्वारा किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको मध्यस्थता विधेयक 2021 के बारे में बताई हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। और जो मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है कि अगर हम मध्यस्थता को लागू करते हैं तो यहाँ पर जो लंबित मामले हैं हमारे कोर्टों में, उसमें कमी आ सकती है, पुलिस का कार्यभार भी कम हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको इस एडिटोरियल को पढ़ना है। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। और आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है कंट्रोल रेदर देन प्राइवेसी, और यह टॉपिक समान अध्ययन 2 के शासन और राजनीति से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर संयुक्त समिति की जो रिपोर्ट आई है उसका जिक्र किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 संयुक्त संसदीय समिति के पास गया था और यहाँ पर संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा अपना रिपोर्ट यहाँ पर दिया गया है और उसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है और कहा गया है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा जो रिपोर्ट यहाँ पर पेश किया गया है उसमें कुछ कमियां हैं और उन कमियों को ही यहाँ पर उजागर करने का प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा। तो उन्हीं कमियों को फोकस करके हमें इस एडिटोरियल को पढ़ना है। आपको ध्यान में रखना है कि पुट्टुसामी केस, जहां पर प्राइवेसी को मौलिक अधिकार कहा गया था, और इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा जो न्यायमूर्ति BN श्री कृष्णा समिति बनाई गई थी, उसके रिपोर्ट के कारण सरकार के द्वारा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 लाया गया था। और यहाँ पर इस विधेयक को जब संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया तो उस समिति के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जो सबसे बड़ी कमी यहाँ पर बताई गई है वो ये है कि जब हम व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षा की बात करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो यहाँ पर यह समझा जाता है कि मौलिक अधिकार राज्य और उससे जुड़े हुए अन्य संस्थाएं हैं उन पर लागू होती हैं, ना कि निजी निकायों पर। हालांकि यहाँ पर जो रिपोर्ट आया है संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा, उस रिपोर्ट ने डिजिटल दुनिया को 2 भागों में बांट दिया है, एक सरकारी और दूसरा निजी। और यहाँ पर यह कहा गया है कि गोपनीयता का अधिकार का प्रश्न केवल वहीं उभरता है जहां निजी संस्थाओं के संचालन और गतिविधियों का संबंध हो। यानी कि जब हम निजी संस्थाओं की बात करते हैं तो वहां पर तो गोपनीयता के उल्लंघन की हम बात करते हैं, लेकिन जब सरकारी संस्थाओं की बात होती है तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि वहां पर कोई भी गोपनीयता का उल्लंघन नहीं हुआ है। और इसको समझाने के लिए यहाँ पर लेखक के द्वारा इस विधेयक के खंड 12 की चर्चा की गई है, जहां पर सरकार और सरकारी एजेंसियों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है। अगर हम खंड 12 की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि व्यक्तिगत डेटा को राज्य के किसी भी कार्य के लिए सहमति के बिना संसाधित किया जा सकता है। और यहाँ पर खंड 12 यह स्पष्ट नहीं करता कि आखिर कौन से मंत्रालय या विभाग इन डेटा को उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से यह जो विधेयक है और उसमें जो कुछ बातें हैं वह सरकारी एजेंसियों को खुली छूट देती हैं कि वह मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करें, जबकि हम निजी संस्थाओं पर रोक लगाते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो भी प्रावधान इस अधिनियम में किए गए हैं उनके अनुपालन के लिए सरकार के द्वारा एक डेटा संरक्षण प्राधिकरण बनाया जाएगा। और यह जो बिल है वह DPA यानी कि डेटा संरक्षण प्राधिकरण के कर्तव्यों और कार्यों के बारे में विस्तार से बातें करता है। लेकिन यहाँ पर इस बात पर भी संदेह है कि क्या एक अकेला प्राधिकरण इन सारे कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होगा या नहीं होगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि डेटा संरक्षण प्राधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के भी बहुत सारी चिंताएं हैं। यहाँ पर न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति के रिपोर्ट की चर्चा की गई है और कहा गया है कि इस रिपोर्ट के उलट यहाँ पर DPA में जो भी नियुक्ति होगी वह सारा नियुक्ति सरकार के द्वारा किया जाएगा, यानी कि इसके सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। और यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर हम ये चाहते हैं कि डेटा संरक्षण अधिनियम सही तरीके से काम करे, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, तो यहाँ पर यह सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है कि प्राधिकरण को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह उस जिम्मेदारी को बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से कर सके। यहाँ पर इस विधेयक की धारा 86 का जिक्र किया गया है,
जिसमें कहा गया है कि प्राधिकरण सभी मामलों में केंद्र सरकार के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगा। और कहीं ना कहीं ये जो प्रावधान है वह इसे दबाव में लाता है, इसकी स्वतंत्रता को खत्म करता है। इसी तरीके से यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो प्राधिकरण बनाने की यहाँ पर बात की गई है वह संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन है। आप सभी जानते हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर यह प्राधिकरण सरकारी विभागों को व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण की अनुमति देता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सार्वजनिक व्यवस्था राज्य का मामला होता है और अगर किसी राज्य के मामले में यहाँ पर दखल अंदाजी की जाएगी तो एक तरीके से यह संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन है। यानी कि राज्यों को भी यहाँ पर अधिकार देने चाहिए, जिसकी चर्चा यहाँ पर इस एडिटोरियल में की गई है। यहाँ पर एडिटोरियल के सबसे अंतिम भाग में कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में व्यक्तिगत डेटा के साथ साथ गैर व्यक्तिगत डेटा को भी जोड़ा गया है। यानी कि अगर सरकार चाहे तो गैर व्यक्तिगत डेटा को भी उपयोग में ला सकती है और यहाँ पर लोगों को अपना गैर व्यक्तिगत डेटा भी साझा करना पड़ सकता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि इस विधेयक का एक उद्देश्य ये भी है कि देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन अगर गैर व्यक्तिगत डेटा को विधेयक के दायरे में शामिल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं यह अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उन्हें अपना व्यक्तिगत डेटा भी सरकार के साथ साझा करना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि इसमें देरी हो सकती है। जो डेटा साझाकरण की जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत ही महंगी हैं और इसको देखते हुए जो एस गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता वाली एक समिति बनाई गई थी सरकार के द्वारा, उसने भी सरकार को यह सुझाव दिया था कि इस विधेयक में सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत डेटा को शामिल किया जाए, गैर व्यक्तिगत डेटा को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाए। तो इन सभी बातों को यहाँ पर उठाया गया है। जो कमियां हैं इस विधेयक में उसको उठाने का प्रयास किया गया है और उन्हीं कमियों को समझते हुए आपको इस एडिटोरियल को पढ़ना है। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यपाल को अपनी सरकार के मित्र और मार्गदर्शक होने का ध्यान रखना चाहिए, खासकर विपक्ष शासित राज्यों में। इस कथन पर अपने विचार रखें। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और जो भी बातें हमने एडिटोरियल में की हैं राज्य सरकारों के बारे में, सबसे पहले आपको उनका जिक्र करना होगा। आपको यह बताना होगा कि राज्यपाल को नियुक्त करने के पीछे संविधान की क्या मंशा है, संविधान सभा में जो बातें कही गई थी आप उसका भी यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं, और हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं राज्यपाल और राज्यों के बीच में, उनमें से एक दो एग्जाम्पल का आप यहाँ पर उपयोग करते हुए यह समझाने का प्रयास करें कि किस तरीके से राज्यपाल सरकार का मित्र होता है, ना कि उसे चुनी हुई सरकार के साथ साथ एक अपना अलग से सरकार चलाना चाहिए। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए विवाद समाधान में पहले कदम के रूप में मध्यस्थता को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इस कथन पर अपने विचार रखें। तो हमने इस पर काफी चर्चाएं की हैं और आप जब इसका उत्तर लिखेंगे तो यह समझा सकते हैं कि भारत में कितने मामले लंबित हैं, पुलिस पर कितना दबाव है, और उसको देखते हुए अगर हम विवादों के समाधान में पहले कदम के रूप में मध्यस्थता को अनिवार्य बना देते हैं, यानी कि जो भी मामले कोर्ट में जाएंगे उनका जो पहला प्रक्रिया ये होगा कि उसे मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इससे कोर्ट में जो लंबित मामले हैं उसमें कमी आएगी। इस तरह की बातें आप यहाँ पर समझाने का प्रयास करें। आशा करता हूँ कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण की अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।